सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 94th, 94वें स्थान पर है भारत। तो कौन सा इंडेक्स है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026, जिसको जारी किया है यूनाइटेड नेशन ने, और इसमें भारत की रैंक है 94। टोटल कितने देशों में से? 167 देशों में से भारत 94वें स्थान पर है। पिछले साल अगर बात करते हैं तो भारत 99 नंबर पे था, अभी 94 पर है। भारत का स्कोर की अगर आप बात करोगे तो 100 में से भारत का स्कोर है 68.3। तो इसमें बताया गया कि 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य को अपनाने के बाद ये भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 हैं। कब तक पूरे करने हैं? 2030 तक पूरे करने हैं। लेकिन बताया गया इन 17 गोल्स में से 13 गोल्स पर भारत को अभी भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, भारत तो 94 पर है। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन है? तो पहले स्थान पे फिनलैंड है, फिर स्वीडन है और फिर डेनमार्क है। भारत की प्रगति की अगर हम बात करें, कितने गोल्स हमने कवर कर लिए, कितने बाकी हैं, किसमें क्या कंडीशंस है, तो बताया जा रहा है कि 33.3% जो गोल्स हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उन पे सही काम चल रहा है। लेकिन 42.7% गोल्स पर प्रगति तो हो रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रही है। और बाकी 24% जो लक्ष्य हैं उनकी स्थिति पहले से भी खराब हो चुकी है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, जिसको भारत में नीति आयोग जारी करता है हर साल। और लास्ट टाइम जब नीति आयोग ने इस इंडेक्स को जारी किया था तो हमने पढ़ा था उसमें केरल और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा था, ठीक है। लेकिन अभी जो ये वैश्विक ग्लोबली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी करता है यूनाइटेड नेशन, वो वाला इंडेक्स जारी हुआ है और उसमें भारत के रैंक है 94। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराऊंगा। हमने पढ़ा था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भारत के रैंक है 91, टॉपर डेनमार्क हो गया। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये अब लास्ट वाला है जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो 2026 वाला है। मैंने आपको बताया था पिछले साल भारत 99 पे था और इस बार 94 पे आ गया, ठीक है। इसको अपडेट कर लेंगे हम। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157 पे है, टॉपर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका हो गया। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत 70 पे है, 70 रैंकिंग है और टॉपर स्वीडन है। IQ एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत छठे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का लोनी है और दिल्ली, इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो जारी हुआ था, इसमें भारत 16वें स्थान पर है, टॉपर सिंगापुर है। जारी किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। और हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है, ठीक है। तो लगभग 21 सूचकांक हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए भी किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने चाइना की एक सरकारी कंपनी के साथ मोंगला पोर्ट के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए समझौता किया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? मतलब ये एक ऐसा विशेष क्षेत्र होता है जहां उद्योग धंधे लगाने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं, टैक्स में छूट वगैरह देती है। इससे निवेश बढ़ता है, फैक्ट्रियां लगती है, रोजगार मिलता है लोगों को। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन मोंगला पोर्ट के पास लगभग 110 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। ये जो मोंगला पोर्ट है, ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। अच्छा, भारत से इसका क्या कुछ संबंध है क्या?
एक्चुअली में 2015 में यही जमीन भारत को इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन भारत की परियोजना समय पर आगे नहीं बढ़ी और अभी वैसे बांग्लादेश में नई सरकार भी आ गई, तो फिर उसके बाद मामला बिगड़ गया और बांग्लादेश ने अब ये काम चाइना को सौंप दिया। अब भारत को क्या टेंशन है, क्योंकि जो ये मोंगला पोर्ट है ये भारत की सीमा के काफ़ी करीब है। अगर चाइना यहाँ पर आर्थिक परियोजना बनाता है तो भविष्य में उसकी मौजूदगी और प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ सकता है, तो इससे भारत की सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएं बढ़ सकती। ठीक है, तो इस प्रश्न में एक स्टैटिक आपका प्रश्न ये बन जाएगा, मोंगला पोर्ट कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। बांग्लादेश में आपको ले चलता हूँ, ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका हो गई, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री तारिक रहमान, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको ढाका बांग्लादेश में ही मिलेगा। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी होता है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं और गंगा को पद्मा के नाम से। और भारत सबसे ज्यादा जो सीमा है किस पड़ोसी देश से लगाता है, तो बांग्लादेश से। वैसे बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है पूछेंगे तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इनमें भी सबसे ज्यादा सीमा लगाता है पश्चिम बंगाल से। अच्छा, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो आंसर होगा त्रिपुरा। वैसे कुछ और प्रश्न आपको करवाऊं तो आपको याद होगा बांग्लादेश ने जब यहाँ पे हिंसा हो रही थी तो उससे निपटने के लिए एक ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था। 2026 में बांग्लादेश ने अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है, थाईलैंड से संभाली थी। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना बांग्लादेश। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना था ये। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया और इन्हीं के तो बेटे हैं जो अभी यहाँ प्रधानमंत्री हैं, तारिक रहमान। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया, ये पढ़ लिया हमने, वही पॉइंट है। और अभी जो 10वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत और श्रीलंका में हुआ था, उसमें बांग्लादेश नहीं खेला था। ठीक है, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को खिलाया गया था, लेकिन जीता तो भारत ही था। उसके अलावा बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे दिनेश त्रिवेदी। बांग्लादेश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए खलीलुर रहमान, ये बांग्लादेश से ही है। और अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना था बांग्लादेश। अच्छा, भारत ने किस संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा प्रदान किया था? 100वां संविधान संशोधन। और त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला जो पुल है वो है मैत्री सेतु। किस नदी पर है? फेनी नदी पर है। ठीक है, तो बांग्लादेश से ये सारे पॉइंट्स आपके बनेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के 96 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो सही उत्तर होगा एथन वाज। तो गोवा के मात्र 14 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं एथन वाज, और ये भारत के अभी 96 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये एथन वाज? गोवा से हैं, 14 साल इनकी उम्र है और वे गोवा से ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आप ऐड करना, 96 के बाद 97 नंबर के भी अभी ग्रैंड मास्टर बन गए हमारे, उनका नाम है जीबी हर्षवर्धन। ये चेन्नई से हैं, इनकी उम्र है 22 वर्ष। ये भारत के 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब मैं चेस से ही संबंधित कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूँ। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद है, जिनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर, और पहली बार इन्होंने ही या इन्हीं को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है, लेकिन विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, जो कि एक तरह से भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और अभी दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे फॉस्टिनो ओरो, इनका नाम है, अर्जेंटीना से। पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो एस विजय लक्ष्मी है, और ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाली पहली महिला पूछेंगे तो कोनेरू हम्पी है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। लास्ट ईयर 2024 में जो 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, और उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी में भारत ही विजेता था। अब जो 2026 वाला 46 नंबर का होगा फिडे चेस ओलंपियाड, कहाँ पर होगा? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में होगा। और पिछले साल जो फिडे चेस वर्ल्ड कप हुआ था 11वां एडिशन, गोवा में हुआ था, भारत में हुआ था, भारत में भी कहाँ? गोवा में। उसको जीता था जावोकिर सिंदारोव ने, उज्बेकिस्तान के वो प्लेयर है। उसके अलावा एक आर वैशाली का नाम याद रखना, अभी इन्होंने कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीत लिया, ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष बने भरत सिंह चौहान। और इस साल कॉमनवेल्थ स्कूल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन भी पहली बार होगा। कहाँ पर होगा ये? मलेशिया में होगा। और
अभी हमने पढ़ा था नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए कौन? आर प्रज्ञानानंद। बाकी इससे पहले जो 95th नंबर के हमारे शतरंज ग्रैंड मास्टर है अरुण्या घोष कोलकाता से, और 94th वाले भी याद रखना मयंक चक्रवर्ती, पूर्वोत्तर भारत से पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये असम से बिलोंग करते हैं वैसे, ठीक है। बाकी शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे होती है, जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी ड्वोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद हो गए। अच्छा, विश्वनाथन से आपको याद दिला दूं, अभी इनको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया था। अभी एक आध दिन पहले हमने पढ़ा था ये प्रश्न, ठीक है, तो ये ध्यान में जरूर रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की सफल लैंडिंग कहाँ की? तो आंसर होगा उदयपुर राजस्थान में। तो अब आप कह सकते हो कि भारत में सैटेलाइट की मदद से बड़े यात्री विमान, कमर्शियल जेट विमान को सुरक्षित उतारने का अभी सफल परीक्षण किया जा चुका है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे खराब मौसम या कम विजिबिलिटी, जब कोहरा होता है, बारिश होती है, तो उस समय भी विमान आसानी से और सुरक्षित लैंडिंग कर पाएंगे। और अभी इंडिगो एयरलाइंस की एयरबस A320 विमान ने स्वदेशी गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके ये ऐतिहासिक लैंडिंग की। कहां पर? उदयपुर एयरपोर्ट पे। यहाँ पे गगन का क्या मतलब हो गया? गगन मतलब जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो ये भारत का अपना सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम है। इसे इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। ये खुद जीपीएस नहीं है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे आप रास्ते देखते हो, बल्कि जीपीएस के सिग्नल को और ज्यादा सटीक करके ये बनाया गया है। तो इससे पायलट को विमान की सही स्थिति का पता चलता है। मतलब यूं कह दो भाई, जीपीएस जो होता है जिसमें आप रोड वगैरह देखते हो, इधर जाना है उधर जाना है, उसमें थोड़ा बहुत एरर चल जाता है। लेकिन जब आप एरोप्लेन को लैंड करा रहे हो, उतार रहे हो, उसमें बिल्कुल भी एरर नहीं चाहिए हमें, वरना बहुत बड़ा हादसा हो। तो जीपीएस सिग्नलों को और ज्यादा एक्यूरेट करके ये नेविगेट करता है गगन सिस्टम जो हमने तैयार की। किसको नेविगेट कर रहा है? उन एरोप्लेन्स को जो कि एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। पहले विमान कैसे उतरा करते थे, अगर आप जानना चाहो, एयरपोर्ट पर कैसे उतरा करते थे? ये गगन सिस्टम तो आज आया, इससे पहले क्या होता था? पहले एयरपोर्ट्स पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। रनवे के पास बड़े बड़े रेडियो उपकरण लगाए जाते थे, वही विमान को रास्ता दिखाते थे, और इन्हें लगाना और संभालना बहुत महंगा पड़ता था। लेकिन अब सैटेलाइट लैंडिंग सिस्टम आ चुका है, हमने बना दिया, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे जमीन पर भारी उपकरण लगाने की जरूरत नहीं होगी। सैटेलाइट सीधे विमान को सही दिशा बताएगा। इससे लैंडिंग ज्यादा आसान और सुरक्षित हो पाएगी। आपको याद है, अभी स्काई हॉप एविएशन कंपनी, ये भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन, यानी कि पानी से उड़ने वाला जो विमान होता है उसको सी प्लेन बोलते हैं। तो इसी कंपनी ने भारत का पहला कमर्शियल सी प्लेन अभी उड़ाया है, या इस सेवा को शुरू किया है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ पर शुरू होगी? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला देश का पहला शहर ये कौन सा बना? वाराणसी। भारत के 2 नए हवाई अड्डा टर्मिनलों को दुनिया के सबसे सुंदर एयरपोर्ट्स की सूची, जिसका नाम है, इस सूची का नाम है प्रिक्स वर्सेलस वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स 2026 में जगह मिली थी। तो कौन कौन से हैं भारत के वो 2 हवाई अड्डे जिनको इस लिस्ट में, सूची में शामिल किया गया? एक तो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, और दूसरा है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गुवाहाटी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में जेमे डे ला एस्प्रिएला ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो आंसर होगा कोलंबिया। तो इनका पूरा नाम है एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला, और अभी इनको कोलंबिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अभी यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और उसमें ये विजेता रहे। उनके समर्थक उन्हें द टाइगर नाम से भी बुलाते हैं, और अब वे अगस्त में आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कोलंबिया के 38वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेंगे। किनका स्थान लेंगे? गुस्तावो पेट्रो का वो स्थान लेंगे। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति का नाम याद रखना, डे ला एस्प्रिएला। कोलंबिया लेकर के चलते हैं आपको, लेकिन अभी लेटेस्ट जिन भी देशों में नए लीडर बने वो आपको रिवाइज कराते हैं। गिनी देश के राष्ट्रपति मामाडी डोम्बोया, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन, और बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली। ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोस्ताफ खामेनी। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान।
नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग, वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम, इराक का नया राष्ट्रपति निज़ार अमेदी, हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मेगियार, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रोमन रादेव, कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति लॉरा वर्जीनिया, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, इराक के प्रधानमंत्री अलीफ अली कादेम, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री अहमदो अल अमीनोलो, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री जेनेस जेंसा, डेनमार्क के फिर से प्रधानमंत्री बने मेटे फ्रेडरिक्सन, साउथ कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हॉन सियोंग सुक, उसके अलावा इथोपिया के दोबारा प्रधानमंत्री बने अबी अहमद अली और आर्मेनिया के भी दोबारा प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान बने थे। ठीक है, तो ये हमने रिवाइज कर लिया। बाकी कोलंबिया देखो ये रहा, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है जिसकी कैपिटल बोगोटा है और करेंसी होती है कोलंबियन पेसो। प्रेसिडेंट अभी तक तो गुस्तावो पेट्रो है, लेकिन अब होंगे डे ला एस्प्रियला। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि भारत को कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया और अभी सांता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 ये कोलंबिया में ही हुआ था। इसकी मेजबानी वैसे कोलंबिया और नीदरलैंड ने मिलकर के की थी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया डायरेक्टर कैसे बनाया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर यूपी राजीव को। तो डॉक्टर यूपी राजीव को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में जो है उसका नया डायरेक्टर बनाया गया है। ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ना, इसका काम क्या होता है? ये रॉकेट और लॉन्च व्हीकल बनाता है, नई तकनीकें विकसित करता है। तो इसी केंद्र में ऐसे रॉकेट तैयार किए जाते हैं जो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर के जाते हैं। और ये जो केंद्र है ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रमुख केंद्र आप कह सकते हो, जिसके डायरेक्टर अभी बन गए कौन? यूपी राजीव। ठीक है, तो इतना सा बात आपको याद रखना है। अब अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां आपको रिवाइज कराते हैं। अभी अंडमान निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ बने विनीत मैकार्थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष बने खलीलुर रहमान, बांग्लादेश से हैं। और विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया नीलकंठ मिश्रा को। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने आशुतोष दीक्षित। भारत की राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बने हितेश जोशी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अभी महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बने सुंदर राज पी। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी उपाध्यक्ष बनते विवेक अग्रवाल। भौतिकी के क्षेत्र में 2026 का वुल्फ पुरस्कार ये जीता जैनेंद्र के जैन ने। उसके अलावा हमने पढ़ा था भी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के न्यायाधीश के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो आंसर होगा बीमल एन पटेल। बाकी अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फिर से बन गए तुषार मेहता। कुणाल शाह को मेटा ने व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर डॉक्टर महेश दीक्षित बने। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से नियुक्तियां हैं, ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट अभी कहाँ पर लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अभी गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्या है ये प्रधानमंत्री फैमिली केयर टेकर? तो ये सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 18 साल की उम्र तक उसकी जानकारी एक ही जगह पर रखेगा। इसमें क्या क्या जानकारी होंगी, जैसे बच्चे का स्वास्थ्य, उसका पोषण, उसकी शिक्षा, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इससे संबंधित ये डेटा होगा एक ही स्थान पर। तो इससे सरकार को पता रहेगा कि किस बच्चे या परिवार को कौन सी योजना का लाभ मिलना चाहिए। हर बच्चे का जन्म से ही एक यूनिक आईडी भी बनाया जाएगा। तो क्या क्या फायदे होंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंचेगा, किसी ज़रूरतमंद का नाम छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप तो ये ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया? गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। तो गुजरात आपको लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। नृत्य में बात करें, गरबा हो गया, डांडिया हो गया। वंसड़ा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। सरदार सरोवर बांधे नर्मदा नदी पर, उकाई बांधे ताप्ती नदी पर, और कडाना बांधे माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांधे बनास नदी पर। गुजरात से कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करें।
तो लेक एंड एयर वॉच पहल ये गुजरात ने शुरू की। एयरबस ने गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में से एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली LNG डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की। और यह डीजल फ्यूल है, मतलब ये LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल दोनों फ्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बनाता पहला उत्तराखंड है। और माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन यहीं पर होता है। गुजरात के कच्छ में करीब 10 सालों के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक बच्चा पैदा हुआ जंप स्टार्ट तकनीक से। और गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में AI पर रोक लगा दी। नारित AI एक स्मार्ट कंप्यूटर टूल है जिसे गुजरात पुलिस ने बनाया है। यह खास तौर पर ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच में पुलिस की मदद करता है। और गुजरात के कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, तो इस पर भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है। और अहमदाबाद में जो कांकरिया कोचिंग डिपो है, ये भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया। और सरकार ने गुजरात के वडीनार में एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की भी मंजूरी दे दी है। एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम ये गुजरात ने लॉन्च किया। ठीक है, तो गुजरात से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में है रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में देव स्नान यात्रा कहां पर आयोजित हुई? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के पुरी में अभी 29 जून को भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहना देवी सुभद्रा की प्रसिद्ध देव स्नान यात्रा अभी मनाई गई। इसमें क्या होता है, इसमें भगवानों की जो मूर्तियां होती हैं उनको मंदिर के बाहर स्नान विधि यानी कि विशेष मंच पर लाया जाता है। और सोना कुआ, वहां से पानी से भरे हुए 108 पवित्र कलशों से भगवानों को नहलाया जाता है या अभिषेक किया जाता है। और मान्यता है कि इस स्नान के बाद भगवान 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं, इसलिए वे आनासार घर में एकांतवास करते हैं। इस दौरान श्रद्धालु उनके दर्शन नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होती है। तो ये होता है इस देव स्नान यात्रा में, जो अभी कहाँ पर आयोजित हुई? उड़ीसा में। अच्छा, पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से आपको याद आएगा, ये मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर बन गया है जिसे अपनी खास धार्मिक पहचान और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क मिला था। कौन कौन सी चीजों के लिए? एक तो आनंद बाजार के लिए, जो मंदिर परिसर में महाप्रसाद बेचने का प्रसिद्ध स्थान है। पतित पावन, भगवान जगन्नाथ का एक पवित्र नाम। और नीला चक्र, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो एक पवित्र चक्र लगा हुआ है नीले कलर का, उसको। अब यह है उड़ीसा में। तो उड़ीसा ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल, अच्छा पहले हम बात कर लें, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है ये। और कैपिटल इसकी क्या होती है? भुवनेश्वर होती है। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का ट्री, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप है यहाँ पर, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया हो गया। कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर है जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें, नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धनु यात्रा उत्सव हो गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज, जिसे फॉरेक्स रिजर्व आप कहते हो, तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा चाइना। तो पहले अगर हम बात करें, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है, ये क्या होता है? तो ये किसी देश के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के पास जमा विदेशी मुद्राओं, अब वो विदेशी मुद्रा में अमेरिकी डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, मतलब उस देश की करेंसी के अलावा दूसरे देशों की करेंसी का जो भंडार है उस देश के पास कितना है, जिसका उपयोग देश आर्थिक संकट के समय करता है, तो उसको फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। अच्छा, बात करें कोई भी देश विदेशी मुद्रा भंडार क्यों रखता है भैया? तो अपनी करेंसी को मजबूत बनाए रखने के लिए, तेल, गैस और अन्य जरूरी सामान विदेशों से खरीदने के लिए, विदेशों से लिया गया कर्ज चुकाने के लिए, आर्थिक संकट या विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने की स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। और इसे
देश की आर्थिक सुरक्षा ढाल भी कहा जाता है। आपको बता दूं 1997 में एशियाई वित्तीय संकट आया था। उस समय कई एशियाई देशों की जो करेंसी है, मुद्राएं हैं, वो तेजी से कमजोर हो गई थी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद लेनी पड़ी थी, लोन लेना पड़ा था। और इसके बाद एशियाई देशों ने सबक लिया कि भविष्य में ऐसे संकट से बचने के लिए बड़े पैमाने पर वो विदेशी मुद्रा भंडार जमा करना शुरू करेंगे। और इसी कारण से आज दुनिया में सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अधिकतर एशियाई देश हैं। तो अभी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंटरनेशनल रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी नाम से एक डेटा जारी किया है और इसके अनुसार आप देख सकते हो, ये लिस्ट आपके सामने है। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार ये चाइना के पास है। कितना है वो भी यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, अरब डॉलर में है ये सारी संख्याएं। दूसरे स्थान पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे ताइवान और भारत 5वें स्थान पर है। भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है? 543 अरब डॉलर। इस लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो टॉप 10 देशों में 7 एशियाई देश हैं। अमेरिका की बात करें, अमेरिका 13वें स्थान पर है इस मामले में, ठीक है। भारत 5वें स्थान पर है, टॉपर चाइना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, स्थापना होती है 1 जुलाई 1944। इसका जो लेटेस्ट अभी 191 नंबर का मेंबर बना था ना, वो लिंकटेनस्टाइन है। 2024 में बना था ये देश और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। एमडी है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे उर्जित पटेल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल मॉनिटर रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट जारी करता है IMF। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2026 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। तो हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये दिन डॉक्टरों के सम्मान और उनके योगदान के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? बियॉन्ड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। मुखौटे के पीछे उपचार करने वालों का उपचार कौन करता है? अच्छा, ये दिन हम 1 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं? तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती होती है, पुण्यतिथि भी इसी तारीख को होती है। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की जयंती के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। उनका जन्म हुआ था एक्चुअली में 1 जुलाई 1882 को और उनका निधन, ये भी देखो इत्तेफाक की बात है, निधन भी 1 जुलाई को ही होता है 1962 में। कब से मना रहे हैं? तो भारत में इसको 1991 से हम मनाते आ रहे हैं राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट भी मैं आपको बता दूं कि वे केवल एक बेहतरीन डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया था। उन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता भी माना जाता है। और अगर कभी स्टैटिक में पूछ ले कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको मिल चुका है क्या, तो बिल्कुल मिल चुका है। 1961 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था, ठीक है। तो ये दिवस याद रखना। अब देखो जुलाई के दिवस पढ़ रहे हैं हम, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे महीने में, तो बार बार जब मैं स्टार्टिंग से आपको रिवाइज कराऊंगा तो यहीं से आपको रिवाइज कराऊंगा। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और इनकी डेली PDF आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिलेगी वहीं पर क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में ही। तो खूब क्विज लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था, अभी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो सही उत्तर होगा चौथे स्थान पे रहा। फिर पूछा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कौशल महोत्सव 2026 कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा वारंगल में। वारंगल तेलंगाना में है। फिर पूछा दूसरा पैक्स सिलिका समिट 2026 कहां पर आयोजित हुआ? वॉशिंगटन DC अमेरिका में। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक से अभी सम्मानित किया गया विश्वनाथन आनंद को। भारत में किस शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया? तो आंसर होगा हैदराबाद। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गो ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया अभी उड़ीसा ने ही। फिर पूछा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल की गई नई पीढ़ी के तीव्र गश्ती पोत, इसका नाम क्या है? ICGS अक्षय। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ये कब मनाया गया? 29 जून को। फिर पूछा 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से सम्मानित करने की अभी किसे घोषणा की गई? डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को, ये फ्रांस के हैं।
पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली आंसर होगा। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। कल पूछा था चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आंसर होगा सूरीनाम, भारतीय मूल के थे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।